students, I welcome you all to Pradis Institute of Education. This is your biology ma'am Dr. Garima Singh and together we are learning science for term 2 examination. और बेटा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द नेम इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में अब हम फाइनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी देख चुके हैं. आज के क्लास में जो हम देखेंगे ना, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि उस एग का क्या होता है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल and we will be also discussing some basic things about reproductive health, जिसमें हम देखेंगे about sexually transmitted diseases. तो यही है हमारी आज की क्लास, discussion on menstrual cycle and reproductive health. तो देखो, जब भी हम बात करते हैं what will happen to the egg, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास 2 ओवरीज हैं फीमेल्स बॉडी में. फीमेल बॉडी में जो 2 ओवरी है उसमें से हर मंथ एक ओवरी एक एग मैच्योर करके रिलीज कर रही है. दिस एग इज गोइंग टू द ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब. बट क्या फीमेल्स हमेशा सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं? क्या ऐसा होता है कि हम 14 ईयर्स या 13 ईयर्स की एज से हमेशा ही सेक्सुअली एक्टिव हैं? नहीं, राइट. तो उस एग का होता क्या है? वो एग वहाँ कब तक रहेगा, उसके बाद उसका क्या होगा? सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस यू विल कम टू नो कि वो जो एग रिलीज हो रहा है ना, उसकी लाइफ स्पैन है केवल 1 दिन की. तो 1 दिन तक वो आपके फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में वेट करेगा. इस होप में रहेगा कि शायद वहाँ पर स्पर्म आएगा और फ्यूजन हो जाएगा. और इसी टाइम पे जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम वाली, वो भी खुद को प्रिपेयर कर रही होती है. ऐसे प्रिपेयर कर रही होती है कि अपने अंदर ब्लड की अच्छी खासी वेसल्स का अरेंजमेंट कर रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसे वो बॉल ऑफ सेल्स यानी एम्ब्रियो को अपने पास अटैच करना है, इम्प्लांट करना है, प्लेसेंटा बनेगा क्योंकि वहाँ. तो वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है और ओवरी भी हर मंथ एग रिलीज करती है. अब जब वहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है तब पता है क्या होगा? 1 दिन के बाद ये एग डीजनरेट हो जाएगा और इस एग के डीजनरेट होने के साथ साथ वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी दैट विल ऑल्सो ब्रेक, वो भी टूट जाएगी. एंड वंस ब्रोकन नो इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस. और ये बाहर कहाँ से आएगी? इट विल कम आउट फ्रॉम द वेजाइना, जो फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया का पार्ट है. और इसी वेजाइना के थ्रू बेबी भी बाहर आता है, इसी के थ्रू पीनिस अंदर जाती है और इसी वेजाइना से हर मंथ ब्लड और म्यूकस बाहर आएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. तो ये जो ब्लड बाहर आता है इसी चीज़ को हम कहते हैं पीरियड्स. इसी को हम कहते हैं कि हाँ हमारी डेट आ गई है, पीरियड्स स्टार्ट हो गए. तो पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं तो आपकी बॉडी से, फीमेल बॉडी से ब्लीडिंग होती है, ब्लड और म्यूकस वेजाइना से बाहर निकल रहा होता है. और इस पूरी लाइनिंग को ब्रेक होने में 2 से लेकर 8 दिन के बीच का समय लग सकता है. सो 2 to 8 डेज के बीच का कुछ ड्यूरेशन लगेगा. हर इंडिविजुअल की बॉडी में अलग अलग है, वेरिएबल है, बट विद इन दिस टाइम स्पैन, इस 2 से लेकर 8 दिन के समय के बीच में ये लाइनिंग पूरी तरीके से अपने आप को ब्रेक कर लेगी और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ चुकी होगी. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द एग इज नॉट गेटिंग फर्टिलाइज्ड. ठीक है, प्लीज कीप दैट इन माइंड कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट इज गोइंग टू लिव ओनली फॉर अबाउट 1 day. Since the ovaries are releasing 1 egg every month, the uterus is also preparing itself every month to receive the fertilized egg. अब fertilized egg मतलब zygote. तो यही zygote जब डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है तब वो बेटा यूट्रस के पास जाता है. तो यूट्रस क्या कर रहा है? अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपनी अंदर की लाइनिंग को बढ़ा रहा है ताकि वहाँ पर जब ये बॉल ऑफ सेल आए तो वो उसको अटैच कर सके, तो वो उसको वहाँ पर अटैच यानी इम्प्लांट कर सके. हम ये लास्ट क्लास में देख चुके हैं, तो हमें ये मालूम है. तो ये लाइनिंग क्या कर रही है? थिक और स्पॉन्जी होती जा रही है. बट ये लाइनिंग क्यों रिक्वायर थी? एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए, प्लेसेंटा बनवाने के लिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सके, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज हो सके. सिंस दिस इज नॉट हैपनिंग, एम्ब्रियो बन ही नहीं रहा है, तो ये लाइनिंग अब ज़रूरी नहीं है. इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. अब जब इसकी नीड ही नहीं है ना, कि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? नाउ दिस लाइनिंग विल बी स्लोली ब्रेकिंग डाउन एंड इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस. फिर ये लाइनिंग ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ रही है. दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी मंथ कि एक बार इस ओवरी ने एग रिलीज किया, लाइनिंग ने प्रिपेयर किया, नहीं मिला फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट एम्ब्रियो कुछ नहीं था वहाँ, लाइनिंग ब्रेक हो गई. फिर नेक्स्ट मंथ इसने किया, फिर यूट्रस ने प्रिपेयर किया, फिर नहीं मिला. तो हम कहते हैं द यूट्रस इज क्राइंग, द यूट्रस इज वीपिंग फॉर इट्स लॉस्ट एग. उसका जो एग लूज हो गया है, जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, फ्यूज नहीं हो पाया, यूट्रस उसके लिए खून के आंसू रोता है. हम ऐसी चीज़ कहते हैं. ये जो साइकिल है ये रफली एवरी मंथ होती है, एवरी 28 डेज टू 30 डेज के बीच में ये रिपीट होती है और ये साइकिल कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल.
ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन भी कहते हो आप इस इवेंट को। और कितने दिन लास्ट करेगी? 2 से लेकर 8 दिन के बीच में, 2 से लेकर 8 दिन के बीच में। सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट इज वेरिएबल। देखो दिन बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइनिंग ने प्रिपेयर किया खुद को। अब यहाँ पर मीनवाइल एग का फॉर्मेशन हो रहा है, एग रिलीज हुआ, लाइनिंग प्रिपेयर्ड थी, एग फ्यूज नहीं हुआ तो अब एग ब्रेक हो जाएगा। एग जैसे ही वहाँ पर अब ब्रेक होगा तो ये लाइनिंग भी ब्रेक हो जाएगी और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में पूरी बाहर आ जाएगी। सो दिस इज हाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क्स। यहाँ पर भी आप समझ सकते हो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल है। इसमें आपको यहाँ पे देखना है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये ब्रेक हो रही है, मतलब यहाँ पर पीरियड्स या मेंसेस चल रहे हैं जब वो लाइनिंग ब्रेक होकर बाहर निकल रही है। तो 2 से 8 दिन तक ये लगभग बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर बाहर निकल गई। इस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर जो एग था वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, मतलब ओवरी उसको प्रिपेयर करना इसके बाद स्टार्ट करेगी। तो ओवरी में यहाँ पर उसका मैचुरेशन स्टार्ट हो गया है, तो फिर उसके बाद एग का प्रिपरेशन ओवरी में स्टार्ट हो चुका है। इस फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। जब मैच्योर हो जाएगा, एग प्रिपेयर हो जाएगा तो ओवरी से रिलीज होगा। ओवरी से जो रिलीज होता है इस चीज़ को आप कहते हो ओव्यूलेशन। क्या बुलाते हो? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन हुआ मतलब एग ओवरी से रिलीज हो गया है, और ये लगभग मिड साइकिल में होता है, लगभग साइकिल के बीचों बीच। तो हर लेडी की साइकिल अलग अलग है, किसी के 20th को आते हैं, किसी की 1st को आते हैं। तो उस हिसाब से जो भी उनकी साइकिल का 14th डे है उस टाइम पर ओव्यूलेशन के चांसेस रहते हैं। तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, एक बार ओवम रिलीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लाइनिंग प्रिपेयर करने लगेगी खुद को ज़ोरों शोरों से कि अरे भैया हो सकता है फ्यूजन हो जाए और हमें एम्ब्रियो को रखना पड़े अपने अंदर। तो यहाँ पर देखो लाइनिंग ने अपने आप को बनाना शुरू कर दिया है, लाइनिंग बननी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर जब ये एग रिलीज हुआ तो क्या हुआ, एग रिलीज होने के साथ साथ लाइनिंग ने खुद को प्रिपेयर कर लिया था, बट जैसे ही उन्होंने देखा कि फ्यूजन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उनको समझ आया कि ओ फ्यूजन तो हुआ ही नहीं है, एम्ब्रियो तो आ ही नहीं रहा है। और जब उनको ये रियलाइज़ होगा तो आप देखोगे कि यहाँ से लाइनिंग फिर से ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और ये जो एग था ये भी खत्म हो जाएगा। अगर फ्यूजन हो जाता तो क्या होता, एग रिलीज होने के बाद के जो बचा स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसे कॉर्पस ल्यूटियम नाम के स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट करता, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना कॉर्पस ल्यूटियम नाम का, ये स्ट्रक्चर रिलीज करता वो दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि रिलीज होता तो वो इस लाइनिंग को मेंटेन रखता। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन इस स्ट्रक्चर से बनता है। अगर प्रेगनेंसी अचीव हो गई तो फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कभी ड्रॉप ही नहीं होगा, ताकि ये लाइनिंग अब ब्रेक ना हो। तो पूरे 9 मंथ्स तक फिर ये लाइनिंग मेंटेन रहेगी और उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्ड रहेगी। तो प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी में ओवम रिलीज नहीं हो रहा होता है और ये साइकिल उस टाइम के लिए टेम्पररी स्टॉप हो जाती है। अब देखो, अब हम सीखेंगे 2 नए टर्म्स, एक है मीनार्क और एक है मीनोपॉज। मीनार्क का मतलब है मैम द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटा अपन कहते हैं मीनार्च। तो ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब लाइफ में पहली बार जब आपकी बॉडी में गैमेट बनना स्टार्ट होगा उस वाली साइकिल को आप कहोगे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये कहलाती है मीन आर्च। और ये जो मीन आर्च है कब आएगी, ये आएगी लगभग प्यूबर्टी पर, तो 11-12 साल, 10-11 साल ऐसे कुछ ड्यूरेशन में ये स्टार्ट हो सकती है। कुछ लोगों में थोड़ी लेट भी स्टार्ट होती है, तो इट्स ओके, सबकी बॉडी अलग अलग है, राइट, हम पढ़ चुके हैं बात भी। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी बच्चा, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके बाद बॉडी में गैमेट नहीं बनेगा, तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे आप कहते हो मीनोपॉज। तो मीनोपॉज फीमेल बॉडी में आता है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। तो ह्यूमन बींग्स में मीनोपॉज का क्या एज है, 45 to 50 ईयर्स। तो मोर और लेस इस ड्यूरेशन के बीच में, लाइफ के इस ड्यूरेशन के बीच में फीमेल्स रहती हैं बेटा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, मतलब वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इस टाइम पे उनकी बॉडी में गैमेट बनता है, मतलब वो लोग रहती हैं फर्टाइल। और 50 ईयर्स के बाद बॉडी में गैमेट बनना हो जाता है बंद, और इसके बाद ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, मेल्स में ऐसा नहीं होता है, मेल्स में स्पर्म जिंदगी भर बनता है, सो दे कैन बी फर्टाइल थ्रू आउट देयर लाइफ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ women. Women have a ड्यूरेशन, विंडो ड्यूरेशन, मीनार्क से मीनोपॉज, इसी के बीच में वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव यानी कि फर्टाइल रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान रखनी है।
बट मेल्स में ये चीज़ नहीं होती, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखोगे। अगेन बच्चों, ये चीज़ वेरिएबल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है, इसीलिए आपने कई फीमेल्स को देखा होगा कि एट अ लेटर लाइफ भी प्रेगनेंसी हो जाती है और वो चाइल्ड बर्थ कर सकती हैं। कुछ कभी सुना होगा आपने न्यूज़ में 60 ईयर्स की लेडी ने चाइल्ड बर्थ किया, 70 ईयर्स की लेडी ने चाइल्ड बर्थ किया। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल बॉडी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी पीपल। तो हम 99% लोगों की बात करें, सो वी आर टॉकिंग इन जनरल। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ से हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सीख ली। अब है रिप्रोडक्टिवली हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फंक्शन अच्छे से करना चाहिए, उनको किसी भी चीज़ को लेकर मेंटल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, उनकी सोसाइटी में उनके लेकर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है, हेल्दी हैं वो लोग रिप्रोडक्टिव के एस्पेक्ट्स में, तो हम कहेंगे कि हाँ, द इंडिविजुअल इज़ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। अब जब भी आप देखोगे ना रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, तब हमेशा देखोगे कि सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, और जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो रहा होता है तो वो स्लोली हो रहा होता है, ग्रेजुअली हो रहा होता है, और इस समय पर उसकी बॉडी की ग्रोथ चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि 11 ईयर्स की एज में अगर प्यूबर्टी आ गई और सेक्सुअल मैच्योरेशन स्टार्ट हो गया तो बाकी बॉडी ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी ग्रोथ भी कंटिन्यू करती है 18-19 ईयर्स तक, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी कंटिन्यू कर रही है। ये आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि प्यूबर्टी आ जाना मतलब बॉडी के अंदर गैमेट बन जाना, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप रिप्रोड्यूस करने के लिए अब तैयार हो, आपकी बॉडी, आपका माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है, ये इसका इंडिकेशन नहीं होता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि थोड़ी डिग्री की सेक्सुअल मैच्योरिटी आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉडी या माइंड तैयार है बेटा। ना बॉडी या माइंड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए तैयार है, ना बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, ना बच्चे को बड़ा करने के लिए तैयार है। अभी हम खुद उतने डेवलप्ड नहीं हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये लोग कह रहे हैं तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी या आपका माइंड इन सब चीज़ों के लिए तैयार है? अगेन, सब लोगों की लाइफ में अलग अलग टाइम पे उनको लगता है कि हाँ वो लोग अब इस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी पिन पॉइंट, ये भी सब्जेक्टिव है कि भाई सबके लिए ये चीज़ अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, आफ्टर द एज ऑफ 20-25 ईयर्स, जब दे हैव अ वेल सेटल्ड जॉब, व्हेन दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, देन दे आर रेडी टू ब्रिंग अप अ फैमिली। कुछ लोगों को लग सकता है अपेरेंटली कि नहीं, चलो पढ़ाई हो गई, नाउ आई कैन गेट मैरिड एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली आई टेक माई लाइफ अहेड। सो इट इज़ वेरिएबल, हर इंसान के हिसाब से उसकी बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आना या इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी होने का टाइम अलग अलग है। बट आवर गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइजेज कि 21 साल से पहले इंडिविजुअल इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहता है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है, वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है, तो एक फैमिली की क्या लेगा। इसीलिए हमने मैरिजेबल एज जो है ना, लोगों की शादी की जो उम्र है वो 21 साल कर दी है, कि लड़कों की शादी भी 21 साल के बाद हो, लड़कियों की शादी भी 21 साल के बाद हो, ताकि उनके पास एक प्रॉपर माइंड डेवलप्ड हो, ताकि उनको सही गलत कब क्या करना है क्या नहीं करना है की पूरी अवेयरनेस हो, और तब जाकर वो अपनी फैमिली बिल्ड करें। अब अगर हम देखेंगे तो होता क्या है, होता ये है कि एक बार सेक्सुअली मैच्योर हम होने लगते हैं ना, तो हमें अपने आसपास के लोग सारे अलग अलग टाइप के प्रेशर्स देना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे दोस्त हमें अलग अलग चीज़ों के लिए इन्वॉल्व करने लगते हैं, हमें जानबूझकर प्रेशराइज करने लगते हैं कि तूने ये फिल्म नहीं देखी, तूने ऐसा नहीं करा, तूने वैसा नहीं करा, ये ट्राई कर, बहुत मज़ा आता है एंड ऑल। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हम पर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही हम उस बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट हमारी सराउंडिंग के लोग भी कई बार हमें अननेसेसरली प्रेशराइज करते हैं, और हमें इन प्रेशर को झेलते आना चाहिए। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना और क्या सही है क्या गलत चूज़ करना पड़ता है। अगर हम ये चूज़ कर लेंगे सक्सेसफुली तो हमें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड, ये जो हमें अपने फ्रेंड्स के थ्रू प्रेशर मिलता है ना, इसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं, कि हम भले ही नहीं चाह रहे हूँ, विलिंग नहीं हूँ किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट आवर फ्रेंड्स कैन क्रिएट अ प्रेशर ऑन अस। और कई बार आप देखोगे कि ये सिर्फ बच्चों में भी नहीं हो रहा, सिर्फ बच्चों में भी नहीं हो रहा कि स्कूल के बच्चों के साथ हो रहा है, यंग कपल्स के साथ भी हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली शादी हुई है, 20-21 साल के हैं वो लोग, उनकी अभी शादी हुई है और उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देती है, टू हैव अ चाइल्ड, टू हैव अ चाइल्ड, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। सो दिस इज अगेन अ प्रेशर विच पीपल आर बिल्डिंग, दे देमसेल्फ आर नॉट फीलिंग कि वो रेडी हैं, बट बाकी सब क्योंकि उनको कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा यार सब बोल रहे हैं, तो शायद अब हमें एक चाइल्ड प्लान कर लेना चाहिए। बट वो खुद मेंटली प्रिपेयर्ड थे क्या? नहीं थे शायद। तो इसीलिए हमें उस इंडिविजुअल को या उस कपल को उसकी राइट देनी चाहिए कि वो डिसाइड कर पाए कि कब वो इस लाइफ में रेडी हैं और कब
रेडी नहीं है, कब प्रिपेयर्ड नहीं है। ऐसे ही आप देखोगे कि आजकल उल्टा भी एक प्रेशर है, और वो प्रेशर है गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं इतने बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा ठीक है, 2 बच्चे ठीक है। अर्लियर बैक इन डेज क्या होता था कि 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे होते थे, बट आजकल क्या होता है स्मॉल फैमिलीज हैं, और इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितने कम बच्चे होंगे घर में, जितने कम मेंबर्स होंगे, उतनी ज़्यादा हम उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हर इंसान उतना नहीं कमा रहा है, नॉट एवरीवन इज़ अर्निंग सो मच कि इतने सारे लोगों को ध्यान दे सके। तो इसीलिए बेस्ड अपॉन हाउ मच यू आर एबल टू अर्न, हाउ वेल यू विल बी एबल टू बिल्ड देम अप और ग्रो देम अप, हमें इस तरीके से चीज़ सोचनी चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटोरिएट ना हो। अब अगर हम इस सिचुएशन पे देखें ना, तो हमेशा ऐसा हो जाता है कि चॉइस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ से आती है बेसिक एक प्रॉब्लम। चलो, ये तो हुई एक ऐसी बात कि इन जनरल टर्म्स में हमने बात करी। अब जो हम बात करेंगे ना, दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मैम हमने 9th क्लास में मीन्स ऑफ स्प्रेड पढ़ा है, हमें पता है डिजीजेस स्प्रेड होती हैं खाना खाने से, कंटामिनेटेड पानी पीने से, मॉस्किटोज़ वगैरह की हेल्प से, वेक्टर्स की हेल्प से, और हमने ये भी पढ़ा है कि हाँ सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम भी डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज द सेक्शुअल एक्ट इज़ अ वेरी इंटीमेट कॉन्टैक्ट। Two people are coming really close together, their bodies are merging into one, and when the bodies are meeting, body के fluids mix होते हैं, एक की बॉडी का लिक्विड निकल के दूसरी की बॉडी में जा रहा है। तो जब ऐसे बॉडी फ्लूइड्स मिक्स होंगे तो उस फ्लूइड में रहने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया भी तो मिक्स होंगे, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सिंस सेक्शुअल इंटरकोर्स इज अ वेरी इंटीमेट एक्ट, और इसी कारण से डिजीजेस कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, और ये वाली जो डिजीजेस हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही हैं या सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे ट्रांसफ़र हो रही हैं, इन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी RTI, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब इन डिजीजेस में हमें स्पेसिफिकली 4 बीमारियों के बारे में बुक में बताया है। 2 हैं बैक्टीरिया से होने वाली, एक का नाम है गोनोरिया एंड द अदर वन इज सिफिलिस, और बची भी 2 हैं वायरस से होने वाली। द फर्स्ट वन इज एड्स and the second one is genital warts. So let us quickly see कि ये गोनोरिया और सिफिलिस exactly क्या हैं। About these bacterial diseases, तो पहली बीमारी जो बेटा हम देखेंगे वो है गोनोरिया, और ये गोनोरिया किसके कारण हो रहा है? ये गोनोरिया हो रहा है एक बैक्टीरिया के कारण, एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज निजेरिया गोनोरिये। तो ये निजेरिया गोनोरिया के कारण होने वाली एक बीमारी है। अगेन, अब किसी को ये गोनोरिया हुआ है उसे पता कैसे चलेगा और क्यों हुआ होगा? इसीलिए हुआ है क्योंकि उनने एक सेक्सुअल एक्टिविटी में यानी इंटरकोर्स यानी कोइटस में पार्टिसिपेट किया, और एक ऐसे इंसान के साथ पार्टिसिपेट किया जिसको ऑलरेडी गोनोरिया था। तो वहाँ से उनकी बॉडी का फ्लूइड जब इनकी बॉडी में आया तो इनकी बॉडी में भी ये वाले बैक्टीरियाज ट्रांसफ़र हो गए, और अब कुछ टाइम में आपको दिखने लगेंगे इसके सिम्टम्स। कैसे सिम्टम्स दिखेंगे कि जितनी बार फीमेल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करेंगी उनको पेन होगा इंटरकोर्स के टाइम पे, साथ साथ वेजाइना से उनको कुछ फ्लूइड निकलता हुआ, कुछ डिस्चार्ज यानी ब्लीडिंग होती हुई दिखेगी। प्लस अगर आप बात करोगे तो लॉन्गर रन में इनकी किडनीज इन्फेक्ट हो सकती हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा पूरे, और जो यूरिन वाला रास्ता है यूरेथ्रा वाला उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे ही नेल्स में भी आप देखोगे किडनीज इन्फेक्ट हो जाएंगी लंबे समय में, UTI होगा, पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। यूरिन पास करते टाइम एक बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है पीनिस वो स्वोलन हो सकता है, उसमें सूजन आ सकती है, एंड टेस्टिकल्स भी स्वोलन हो जाएंगी, जो स्क्रॉटल सैक में टेस्टिस थी वो भी सूज जाएंगी। प्लस आप देखोगे कि पीनिस से भी कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, इट इज़ एन इंडिकेटिव कि उस पर्सन को गोनोरिया हो चुका है। सो गोनोरिया इज़ अ बैक्टीरियल STD। ऐसे ही जो दूसरे STD की हम बात करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी सिफिलिस। अब ये सिफिलिस किसके कारण है? अगेन ये एक बैक्टीरिया के कारण है जिसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। तो ट्रिपोनेमा पैलिडम के कारण होता है सिफिलिस। और सिफिलिस अगर किसी को हुआ है और प्राइमरी स्टेज पे है तो आपको देखने को मिलेंगे ऐसे लीजन्स उनकी पीनिस पे जिसे हम कैंकर कहते हैं, उनके होठों के आसपास भी देखने को मिलेंगे आपको ये कि स्किन में अल्सर टाइप का कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा, कैंकर कहते हैं हम उसे। आपको माउथ में ऐसे पैचेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के इरप्शंस आपको चेहरे पे देखने को मिलेंगे, और लॉन्गर रन पे तो उनका लिवर, उनका ब्रेन और उनका हार्ट तीनों चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं।
तो सिफिलिस अगेन एक बैक्टीरियल एसटीडी है जिसमें आप ये सारे सिम्टम्स अप्रिशिएट कर पाओगे। तो चाहे गोनोरिया हो चाहे सिफिलिस हो, दोनों अलग अलग बैक्टीरियाज के कारण है। और क्यों है? क्योंकि दोनों सेक्स के थ्रू, सेक्स के टाइम पे आपकी बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं। तो इन बैक्टीरियाज के कारण ये दोनों बीमारियां होती हैं। अब अगर मैं बात करूँगी वायरल एसटीडी की, तो वायरल एसटीडीज़ में पहले वायरल एसटीडी की जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज़ जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स जिसके कारण हो रहा है बेटा, इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको इस तरीके के लीजन्स देखने को मिलेंगे आपके वेजाइना के सराउंडिंग वाले रीजन में, मतलब एक्सटर्नल जेनेटिलिया में वेजाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो कुशन लाइक फोल्डिंग्स थी ना, उन कुशन लाइक फोल्डिंग्स में आपको इस तरीके के इरप्शंस देखने को मिलेंगे। प्लस मेल्स में पीनिस में भी इस तरीके के इरप्शंस देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज नोन एज जेनाइटल वॉर्ट्स एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगेन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिजीज है हमारी एड्स। एड्स क्या है? अब आपको बचपन से पता है कि एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक्वायर्ड है, मतलब देर आर मेजॉरिटी चांसेस दैट यू आर नॉट बोर्न विद इट। आपने अपनी लाइफ के टाइम पर अपनी गलतियों के कारण इसको इन्वाइट किया है, तो एक्वायर्ड है ये। और इसके अलावा कैसी है? इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाली, यानी आपके इम्यून सिस्टम को आपके शरीर की डिजीज से फाइट करने वाली क्षमता को ख़त्म करने वाला एक सिंड्रोम है, एक डिजीज़ है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब एक अकेला सिम्टम नहीं है, मल्टीपल सिम्टम्स आपको दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हुई दिखेंगी बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी की डिजीज़ से लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है। तो सर्दी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कोई भी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। और एड्स के पेशेंट एड्स के कारण नहीं मर रहे, इसके कारण मर रहे हैं क्योंकि उनको दूसरी बीमारियां हो रही हैं और वो अपने आप को उससे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को उससे बचा नहीं पा रहे हैं। तो एड्स है इस चीज़ का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स जिसके कारण हो रहा है दैट इज अ वायरस एंड द वायरस इज नेम इज HIV। HIV का क्या फुल फॉर्म है? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इस वायरस के कारण ये बीमारी होती है जिसका नाम है एड्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी समय लगता है सिम्टम्स को एक्सप्रेस होने में, 10 से 15 साल बाद जाकर भी ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। और इतने समय में ये वायरस आपकी बॉडी को इंटरनली पूरा ख़त्म कर चुका होगा, आपकी इम्यून सिस्टम को पूरा बर्बाद कर चुका होगा। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? लिम्फ नोड की स्वेलिंग, फीवर, बॉडी पे रैशेज, मसल में एक्स, ठंडी लगना, बुखार आना, थकान होना, माउथ में अल्सर्स हो जाना और रात भर पसीना पसीना छूटना। ये सारे सिम्टम्स एड्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ से बच्चा हमने सीखा कि कैसे एसटीडीज़, कौन कौन सी एसटीडीज़ हैं, किस किस के कारण से होती हैं। ठीक है, अब एसटीडी तो होती है, सेक्स के टाइम पर आ जाती हैं, बट अब इससे बचने के लिए क्या करें? बचने के लिए क्या करें? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, सेक्शुअल एक्टिविटीज़ और सेक्शुअल इंटरकोर्स इज़ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। अब हम लोगों को इसको करने से तो नहीं रोक सकते, तो ये बीमारियां उन तक ना पहुंचे उसके लिए क्या करें? वॉट द थिंग विच कैन बी बेस्ट इज अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स। मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स उनके ना हो। बेस्ट चीज़ इसके अलावा जो वो कर सकते हैं दैट इज़ यूजिंग अ बैरियर मेथड। बॉडी के फ्लूइड्स को मिक्स होने से रोकें। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना चाहिए। द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दैट एक्टिविटी शुड वेयर कॉन्डम्स। सो कॉन्डम्स आर रबर लैटेक्स शीट्स। ये रबर लैटेक्स शीट्स जो हैं ये मेल्स के लिए अवेलेबल हैं, जो पीनस के ऊपर वो लोग पहनते हैं। फीमेल्स के लिए अवेलेबल हैं जो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं। जब इस तरीके का कुछ बैरियर क्रिएट कर देंगे तो मेल बॉडी से जो भी लिक्विड निकलेगा वो पीनस में ही चला जाएगा। मेल बॉडी से जो लिक्विड निकलेगा वो फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करेगा। फीमेल बॉडी का लिक्विड मेल बॉडी में एंटर नहीं करेगा। इफ़ दिस लिक्विड इज़ नॉट एंटरिंग, हम इन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोक सकते हैं। प्लस इससे हम प्रेगनेंसी को होने से भी रोक सकते हैं। सो दीज आर ब्रिलियंट वेज जिससे हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बचा सकते हैं, प्लस हम प्रेगनेंसी को भी रोक सकते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग विच पीपल शुड डू। कि सर्वाइकल वॉर्ड्स हो गया, दिस इज़ वन थिंग विच पीपल शुड डू कि इस टाइम पे वो लोग कॉन्डम्स को यूज़ करें ताकि एसटीडीज़ को होने से रोक पाए। सो विद दैट वी हैव completed the topic which is our menstrual cycle and sexually transmitted disease. In the next class we will be discussing about the various ways जिससे हम प्रेगनेंसी को होने से रोक सकते हैं। So we will be talking about various contraceptive methods. साथ में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद अगर हमें उसको टर्मिनेट करना है यानी ख़त्म करना है तो क्या करते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अबॉर्शन,
which is also known as medical termination of pregnancy, and then we will be discussing about infertility, कि अगर कोई couple को बच्चे नहीं हो रहे, so what they can opt for. So this is all what we will be discussing in the future classes. For today, that's it. Thank you so much. If you find it useful, please do like, share and subscribe. Thank you.